तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज करी गई शडर एक्सक्लूसिव हॉरर मूवी को, जिसका नाम है 825 फॉरेस्ट रोड, जो कि एक श्रापित घर की श्रापित रोड की कहानी है। एक ऐसा टाउन है जहां पर बहुत भयानक चीजें घटती हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली लिटिल मरमेड नाम की एक बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है। एक श्रापित टेम्पल की कहानी है। इनकेस आपने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एशलैंड फॉल्स नाम के टाउन से, जहां पर एक घर के अंदर हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अब एशली को लगता है कि ये उसके माता पिता होंगे, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसको याद दिलाती है कि उसके माता पिता तो उसके भाई को लेकर बाहर गए हैं। अब ये याद आने पर एशली थोड़ा सा चौंक जाती है कि आखिर बाहर कौन है, जिसके बाद दोबारा से दस्तक की आवाज आती है। एशली धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही वहाँ कोई नहीं होता। इससे वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन अब वो खुद को तसल्ली देने लगती है कि इन सब के पीछे पक्का किसी की शरारत होगी। खैर अब वो अपने पूरे घर को देखती है, लेकिन उसका पूरा घर खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो अपने रूम में आने लगती है। अब इसी बीच हम उसके पीछे एक भूतिया आकृति को देख पाते हैं, जिस पर ऑब्वियसली एशली की नजर नहीं जाती और वो अपने रूम में आ जाती है और दरवाजे को बंद करने लगती है। लेकिन तभी होता यह है कि दरवाजा खुद पे खुद झटके से बंद हो जाता है और ये देखकर एशली बुरी तरह से डर गई थी। एनीवेज अब यहाँ से कहानी पूरी तरह चेंज होकर एक कपल पर आती है, जिनके नाम चक और मारिया था। ये दोनों इसी घर के अंदर आए थे और ये घर उन्हें बॉनी नाम की एक एजेंट दिखा रही थी उसको परचेज करने के लिए। इन लोगों को ये घर काफी पसंद आता है, क्योंकि इस घर की कीमत काफी कम थी और उनके बजट के हिसाब से उनके लिए वो घर किसी खजाने से कम नहीं था। खैर चक मारिया से इजाबेल के बारे में पूछता है, जो कि चक की ही बहन होती है और वो उनके साथ ही रहने वाली थी। इजाबेल कार में थी, जिसके बाद वो घर के अंदर आती है। दरअसल इजाबेल को पेंटिंग करने का काफी शौक था। उसका भाई चक उसे कहता है कि ये रूम उसके आर्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर काफी स्पेस था। और अब यहीं से चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, जिसका नाम चक होता है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमको अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से कहानी दिखाई जाएगी, यानी कि ये कहानी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब इसके बाद चक का परिवार इस घर के अंदर मूव इन हो जाते हैं, लेकिन उस घर की सीलिंग लीक हो रही थी, जो कि काफी दिक्कत वाली बात थी। वो इस बात को बॉनी को बताता है और उसे सीलिंग लीकेज की कुछ फोटोज भी भेजता है और बॉनी उससे मारिया के स्टूडियो को चेक करने के लिए कहती है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं है। तब चक वहाँ पर जाता है और हमको पता चलता है कि मारिया असल में एक फैशन डिजाइनर है। यहाँ उसके पास एक मैनेक्विन भी है, जिसका नाम उसने मार्था रखा था। मार्था बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए वो थोड़ी सी क्रीपी दिखाई दे रही थी। खैर इसके बाद चक बाहर जाता है, जहाँ पर उसे उसका पड़ोसी लैरी मिलता है। लैरी और वो बात करने लगते हैं, जहाँ पर चक उसे ये बताता है कि उसे इस घर के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है। जहाँ लैरी उससे उत्सुकता से पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर वो उसे बताता है कि घर की छत लीक हो रही है। तब लैरी कहने लगता है कि पुराने घरों के अंदर ऐसी दिक्कत नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर बॉनी ने उसे ये घर ये कह कर दिया था कि इस घर की छत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। खैर यहाँ पर लैरी उसे एक बात बोलता है। वो बताता है कि इस घर के प्रीवियस ओनर ने खुद को खत्म कर लिया था और ये बात चक को पता ही नहीं थी। ऑब्वियस ही बात है, रियल एस्टेट वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीजें नॉर्मल होती हैं। लोग यहाँ पर माल बेचने के लिए बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं बताते। अब अगले सीन में चक लैपटॉप के अंदर उन पिक्चर्स को देखते हुए एजेंट से बात कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो फोटोज के अंदर एक गन शॉट रखी हुई नोटिस करता है, जो कि पहले वहाँ पर नहीं थी, जिसको देखकर वो हैरान रह गया था। ये देखकर चक अपना लैपटॉप बंद कर देता है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो बाथरूम में था और तभी चक खिड़की से बाहर देखता है और बाहर देखकर वो मारिया को आवाज लगाता है और उसे बाहर देखने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो बाहर देखती है तो मारिया गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसका मैनेक्विन बाहर था। अब चक जल्दी से उस मैनेक्विन को लेने नीचे जाता है। नीचे जाकर उसे दोबारा लैरी मिलता है और लैरी चक से इजाबेल के बारे में बात करने लगता है। वो पूछ रहा था कि क्या इजाबेल ठीक है। चक उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, जिस पर लैरी उसको बताता है कि उसे उनके बारे में पता है। दरअसल इजाबेल की माँ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो खत्म हो गई थी और यहाँ पर लैरी को ये जरूर मारिया ने बताया होगा। अब लैरी उससे कहता है कि यहाँ टाउन के अंदर कई लोगों ने खुद को खत्म किया है। खैर अब इसके बाद में वो ये कहता है कि इजाबेल का ध्यान रखना, क्योंकि वो जानती है कि लोगों के साथ कैसे खेलना है। और इसी बीच इजाबेल वहाँ पर आ गई थी। अब चक इससे पहले ये पूछ पाता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो उससे पहले ही लैरी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर चक लाइब्रेरी के अंदर जाता है। लाइब्रेरी के अंदर वो कुछ किताबों को लेता है और उसे ले जाने लगता है कि इसी बीच वो नोटिस करता है कि कुछ किताबें जमीन पर एक के नीचे एक जमी हुई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इससे पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर अब वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसको एशले मिलती है। अब एशले तो उस घर के अंदर रह चुकी थी, साथ ही साथ वो चक को रोक कर कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और वो इन किताबों को यहीं पर
रखे और निकल जाए। चक को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए किसी को बुलाए, लेकिन एशले उसे कहती है कि ये सब असली है और उसे ये टाउन छोड़कर जाना चाहिए। यहाँ पर चक को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके चलते वो वहाँ से निकल जाता है और वो लाइब्रेरियन से इस बारे में बात भी करता है। वो बताता है कि शेल के पास कुछ बुक जमीन पर पड़ी हुई हैं, शायद वहाँ पर उन्हें कोई भूल गया होगा। साथ ही साथ वो उसे एशले के बारे में भी बताता है। खैर अब यहाँ पर चक ने टाउन की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ किताबें निकाल ली थी ताकि वो टाउन के बारे में कुछ जान सके। अब लाइब्रेरियन कहता है कि सब यहाँ पर पुरानी किताबें ले जाते हैं ताकि वो टाउन के फॉरेस्ट रोड को ढूंढ सके, लेकिन आज तक वो किसी को भी नहीं मिली। चक कुछ भी समझ नहीं पाता कि वो किस बारे में बात कर रहा था। खैर अब घर आकर वो उन किताबों को पढ़ता है कि वहाँ पर टाउन में कुछ ट्रेजेडीज हुई थी। वो उसी के बारे में पढ़ रहा था कि तभी उसकी स्टूडेंट ओलिविया वहाँ पर आ जाती है, यानी कि पियानो क्लासेस के लिए। वो ओलिविया को कुछ बजाने के लिए कहता है, लेकिन ओलिविया को इतना पियानो बजाना नहीं आता था। खैर चक उसके लिए पानी लेने जाता है कि इसी बीच ओलिविया काफी अच्छे से पियानो बजाती है, जिसकी वो तारीफ करता है, लेकिन ओलिविया अचानक से उसके सामने आ गई थी। दरअसल वो पियानो ओलिविया नहीं बजा रही थी, तो फिर कौन बजा रहा था? ओलिविया कहती है कि उसके पियानो पर एक लेडी बैठी हुई है, लेकिन चक के देखने पर वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद ओलिविया वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि उसने उस लेडी का चेहरा नहीं देखा और वो देखना भी नहीं चाहती, यानी कि यहाँ पर उसे कुछ सुपर नेचुरल चीज महसूस हुई। खैर अब ओलिविया यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद में चक लैरी के पास जाता है, जो कि अपने ग्रुप के साथ बैठकर काउंसलिंग कर रहा था। चक भी वहाँ पर बैठ जाता है और लैरी उससे पूछता है कि उसने क्या देखा, लेकिन चक को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहता है कि असल में मारिया टाउन से बाहर गई है, जिसके चलते वो यहाँ पर उससे मिलने आ गया। खैर वो लोग अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं, उसको भी शामिल करते हैं। ये लोग असल में टाउन के बारे में बात कर रहे थे कि वो चीजें दोबारा घटित हो रही हैं, जैसे कि वो किताबें लाइब्रेरी के अंदर जमा रहती हैं। साथ ही साथ वो यहाँ एशली के बारे में भी बात करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इस टाउन के अंदर कुछ तो सिनिस्टर है, लेकिन इस बारे में चक कुछ नहीं जानता। वो सभी बात कर रहे थे कि कोई ना कोई किसी तरह से उससे अफेक्टेड है और ये सब 1980 से शुरू हुआ था। खैर यहाँ पर लैरी सबको चक से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। यहाँ पर वो सभी उससे बात करने लगते हैं और बताते हैं कि वो इस मीटिंग के अंदर क्यों इकट्ठा हुए हैं। दरअसल सभी इस टाउन के अंदर किसी न किसी तरह से इस चीज से इफेक्टेड थे, जो कि यहाँ पर हो रहा था। अब असल में कभी कोई अपने सबसे करीबी को खो दिया करता, कभी कोई खुद को ही खत्म कर लेता, और यहाँ चक आखिरकार पूछ ही लेता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि वो हेलन फॉस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और वही है जो कि इस टाउन के अंदर एक दर्द की तरह पनपती है। कुछ लोगों को लगता है कि हेलन असल में एक मिथ है, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है या फिर उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, वो जानते हैं कि वो रियल है। लोग उससे काफी डरे हुए हैं, उनको नहीं पता कि उसे कैसे रोकना है, और उसे रोकने के लिए उन्हें फॉरेस्ट रोड को ढूंढना होगा, जहाँ पर हेलन रहा करती थी, जहाँ पर उसने अपने आप को खत्म किया था, और उसे उसका घर ढूंढना होगा और उस घर को खत्म करना होगा, और इससे ही हेलन की आत्मा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो घर अभी तक किसी को मिला ही नहीं है। कई लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश करी। उनकी बातों के बीच में लैरी उठकर जाने लगता है, जहाँ पर वो हेलन को देखता है, जिसे देखकर वो सबको मीटिंग बंद करने के लिए कहता है। सब समझ जाते हैं कि क्या मांझरा था और इसलिए सभी वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद चक भी वहाँ से जाने लगा, लेकिन तब वो चर्च में एक क्रीपी लेडी को देखता है जो कि उसकी तरफ मुड़ती है, और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जिसके बाद अगला चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम होता है इजाबेल। खैर ये चैप्टर शुरू होता है जहाँ पर हमें इजाबेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ दिखाया जाएगा। अब जब बॉनी ने उनको घर दिखाया था तो इजाबेल अपने रूम में जाती है। हमको पता चलता है कि इजाबेल काफी ज्यादा अपनी माँ को मिस करती है। दरअसल उनकी माँ जब कार हादसे के अंदर खत्म हो गई थी, तब कार वही ड्राइव कर रही थी, और इजाबेल के स्ट्रेस की वजह से उसका एक थेरेपिस्ट भी था, और वो इस हादसे का जिम्मेदार खुद को ही माना करती। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर वो अकेली बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तब उसके पास उसका भाई चक आता है, जो कि उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रही है, और तब जाकर वो ये बताती है कि असल में उसके थेरेपिस्ट ने उसे अपने अंदर की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए बोला था, ताकि इससे उसको रिलीफ मिले, और वो वही कर रही थी। चक उससे बात करता है। वो पूछता है कि क्या उसे ट्रीटमेंट से आराम मिल रहा है, जिस पर वो उसको ये कहती है कि उसे उसकी फिक्र क्यों है, और तब वो उसको बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसका भाई है और वो उसकी फिक्र करता है। तभी इजाबेल की कुछ ड्राइंग्स वहाँ पर पड़ी हुई थी, जो कि उसने तब बनाई थी जब उसका भाई उसे छोड़कर चला गया था। तो यहाँ पर अब हमको एक बात और पता चलती है कि जो इजाबेल का भाई था वो उसकी माँ और उसे छोड़कर चला गया था, यानी कि अपनी जॉब के लिए। और यही बात है कि इजाबेल और उसके भाई के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी, हालांकि वो उससे प्यार जरूर करता था। खैर यहाँ उसका भाई कुछ ड्राइंग्स देखता है जो कि काफी डीप थी, जिसके अंदर वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही थी। दरअसल एक ड्राइंग के अंदर इजाबेल ने खुद को बनाया हुआ था और उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। लेकिन इजाबेल से जब वो ये पूछता है कि उसने ये ड्राइंग कब बनाई, तब वो कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसने ये कब बनाया, क्यों बनाया। खैर इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर वो
वाला सीन आता है जब वो मैनेक्विन घर से बाहर हो गया था। इजाबेल को मारिया बताती है कि वो मैनेक्विन बाहर है और कहीं ना कहीं मारिया को लग रहा था कि इजाबेल ने ही उस मैनेक्विन को वहाँ पर रखा होगा। जिसके बाद इजाबेल नीचे जाती है जहाँ पर चक और लैरी बात कर रहे थे। लैरी इजाबेल को देखकर वहाँ से चला गया था। तब इजाबेल चक को कहती है कि उसने इस मैनेक्विन को हाथ तक नहीं लगाया। फिर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर शाम के टाइम इजाबेल पियानो बजा रही थी। वो घर के अंदर अकेली थी क्योंकि उसकी भाभी मतलब कि मारिया बाहर दूसरे टाउन में गई हुई थी। तभी वहाँ पर चक आता है और दरअसल चक लैरी के पास से लौटा था और ये वही टाइम था जब उसने उस क्रीपी लेडी को चर्च में देखा। यहाँ वो इजाबेल के साथ पियानो बजाने लगा। अब इजाबेल उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था। तब वो उसे बताता है कि वो लैरी के साथ काउंसलिंग में था। यहाँ पर वो बैठकर आपस में बात करते हैं जहाँ पर वो उससे ये पूछती है कि इस टाउन के अंदर कुछ तो अजीब है। साथ ही साथ उसे ऐसा भी फील होता रहता है कि जैसे उनके घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ हो। खैर अब वो बताती है कि उसके स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम एशली था और ये एशली वही लड़की है यानी कि वो शुरुआत वाली। वो बताती है कि आखिरी रात एशली ने अपने आप को खत्म कर लिया और वो ये भी बताती है कि उसकी क्लास के अंदर एक लड़का है जिसका नाम लूक है और वो बताता है कि इस टाउन के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कि इंसानों को किसी तरह से कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है और क्या उसने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या फिर ऐसा कुछ सुना है। तब चक उसे मना कर देता है, हालांकि उसने इस बारे में सुना जरूर था। अब यहाँ पर चक पूछता है कि क्या उसे कभी खुद को खत्म करने वाले विचार आते हैं। वो कहती है कि हाँ, उसके दिल में रोज ऐसा कुछ ना कुछ आता रहता है अपनी माँ को लेकर। जिस पर चक कहने लगता है कि क्या उसके थेरेपिस्ट ने उसको कुछ दवाई लेने के लिए कहा है। जिस पर वो अपने भाई को कहती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि दवाइयाँ उसकी हेल्प कर सकती हैं। तब चक बोलता है कि कोई बात नहीं, वो अपनी थेरेपी लेती रहे। यहाँ पर वो बताता है कि जो कुछ हुआ वो असल में एक हादसा था और उसके अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं है, तो वो खुद को दोष देना बंद कर दे और ये बस एक रैंडम ट्रेजेडी थी जो कि किसी न किसी के साथ होती रहती है और इस बार ये उनके साथ हुई। ये सुनकर वो उसे ये कहती है कि उनके साथ नहीं, ये सिर्फ इजाबेल के साथ हुआ था क्योंकि वही थी जो कि अपनी माँ के साथ थी और वो तो उसे कब का छोड़कर चला गया था। यहाँ पर दोनों भाई बहन में थोड़ी सी बहस होने लगती है जिसके बाद में वो अपने रूम में चली जाती है। अब अगले दिन इजाबेल का वही दोस्त लूक उनके घर पर आता है और दरवाजे पर लूक को चक मिलता है। लूक बताता है कि वो इजाबेल का फ्रेंड है, जिसके बाद में चक इजाबेल को बुलाता है और दोनों इजाबेल के रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ लूक इजाबेल को टाउन के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि इसी बीच इजाबेल बताती है कि चक कल एक मीटिंग में गया था जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। जिस पर वो बोलता है कि लोग अक्सर इस टाउन के बारे में बात करते हैं लेकिन वो ओपनली इस बारे में बात नहीं करते और वो बात करते हैं टाउन की हॉन्टिंग्स के बारे में कि ये टाउन श्रापित है। और यहाँ पर लूक उसे लाइब्रेरी के बारे में बताता है। दरअसल सालों पहले एक लड़के ने खुद को लाइब्रेरी के अंदर खत्म कर लिया था और ऊपर रोप तक पहुंचने के लिए उसने एक के ऊपर एक किताब को जमाया था और फिर खुद को खत्म कर लिया। और यहाँ पर क्रीपी बात ये थी कि जब भी लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तब उन्हें वो किताबें वहीं जमीन पर जमी हुई मिलती है और यही चीज चक ने भी देखी है, इनफैक्ट टाउन के बहुत सारे लोगों ने। अब उनकी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या वो उसके स्टूडियो के अंदर गए थे, जिस पर इजाबेल इनकार कर देती है। अब मारिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ तो अजीब हुआ हो। खैर यहाँ इजाबेल पूछती है कि टाउन के अंदर हो रही चीजों के पीछे कौन है, जिस पर लूक बताता है कि कुछ दशकों पहले यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी जिसका नाम हेलन फॉस्टर था। उसकी एक बेटी भी थी जिसे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता और किसी ने भी इस बारे में आवाज नहीं उठाई। हेलन ने इस बारे में स्कूल को लेटर्स लिखे ताकि वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके और तो और उसने उन बुली बच्चों के परिवार को भी लेटर्स लिखे थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तब उसकी बेटी ने एक दिन इन सबसे परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया था, जिसके बाद हेलन टूट गई और इसी वजह से उसकी जॉब भी चली गई। फिर इसके बाद उसने उन बुली और बुलीज के पेरेंट्स को खत्म कर दिया, जिसके बाद में उसने खुद को भी खत्म कर लिया था। असल में उसने एक शॉटगन अपने मुंह के अंदर रखी और अपना मुंह ही उससे उड़ा लिया। इजाबेल अब ये पूछती है कि उसका घर कौन सा था, जिस पर वो बताता है कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता, बस एक एड्रेस है जो कि है 825 यानी कि 825 फॉरेस्ट रोड का घर। लेकिन यहाँ पर मैप के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है और अगर उनको ये एग्जैक्ट जगह मिल जाती है तो वही हेलन का घर भी होना चाहिए। लोगों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश करी लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर चक जो था जब वो कुछ वीडियो देख रहा था या फिर कुछ बात कर रहा था तो वहाँ पर उसने इस शॉटगन को देखा था। अब लूक बताता है कि उस समय के सारे मैप्स वहाँ की सरकार ने बंद कर दिए थे तो उनको सील कर दिया गया, जिसके बाद 1980 की काउंसिल मीटिंग में कुछ भयानक हुआ था। किसी को भी सही से नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। जब मीटिंग शुरू होने वाली थी तब दरवाजा बंद था और उन काउंसिल मेंबर्स के साथ वहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि हेलन फॉस्टर
रही थी। इसके बाद सीन रात की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर इजाबेल और मारिया साथ में एक आर्ट एग्जीबिशन में आते हैं। यहाँ पर मारिया उसे बहुत अच्छे से बात करती है, साथ ही साथ मारिया उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करती है। दरअसल इजाबेल को लगता था कि मारिया उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मारिया बताती है कि वो अपने काम की वजह से हमेशा व्यस्त रहती थी, जिसके चलते वो उसे वक्त नहीं दे पाई। साथ ही साथ उसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, जिससे कि उसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अब इन दोनों की बातों के ही बीच वहाँ पर लोगों को कुछ हलचल महसूस होती है। दरअसल एक पेंटिंग के अंदर अचानक से एक लेडी आ गई थी और ये थी हेलन फॉस्टर की आत्मा। अब उसको देखकर वहाँ का मैनेजर उस पेंटिंग के ऊपर कपड़ा ढक देता है। खैर अब रात में इजाबेल जब सो रही थी तब अपने आप बाहर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इजाबेल उठकर उसे बंद करती है, लेकिन लाइट दोबारा ऑन हो गई थी, जिससे तंग आकर इजाबेल बल्ब निकालकर अपने पास रख लेती है, लेकिन दोबारा वो लाइट ऑन हो गई थी। जी हाँ, और इस बार इजाबेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बल्ब उसके पास था तो ये लाइट कैसे ऑन हो गई। और तभी दरवाजे के पीछे से एक भूत निकलने लगती है, लेकिन असल में ये इजाबेल का एक सपना था। पर जो बल्ब उसने निकाला था वो वहीं पर पड़ा हुआ था और उसे समझ में नहीं आता कि वो सपना था या फिर सच्चाई थी। अब इसके बाद वो लूक से मिलकर उसको बताती है कि उसके साथ अजीब चीजें घटित हो रही हैं। तो लूक उसे बताता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है अगर उसे हेलन फॉस्टर का घर मिल जाए तो, और इसके लिए उसे इजाबेल की मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इजाबेल इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि उसने सुना है कि एशली की मौत भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि वो हेलन फॉस्टर का घर ढूंढ रही थी। अब लूक इजाबेल से बस इतना पता करने के लिए कहता है कि आखिर एशली को उसका घर मिला था या फिर नहीं, और हो भी सकता है कि उसे उसका घर मिल गया होगा, जिसके चलते ही उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि चक को जो एशले मिली थी लाइब्रेरी के अंदर, यानी कि वो असली नहीं थी बल्कि उसकी स्पिरिट थी, जो कि शायद उसे वार्न कर रही थी कि वो वहां से चला जाए। एनीवेज इसी बीच उसका कॉल आता है और कॉल पर चक था जो कि उसे जल्दी बुला रहा था, जिसके बाद वो घर जाती है जहां पर मारिया काफी टेंशन में लग रही थी। चक कहता है कि वो अभी यहाँ से जा रहे हैं और इजाबेल रैंडमली पूछ लेती है कि क्या वो हेलन फॉस्टर को ढूंढने जा रहे हैं, और यहाँ पर मारिया को उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन चक इस बारे में जानता था और हेलन का नाम सुनकर वो थोड़ा सा रुक जाता है। फिर कुछ काम से बाहर निकलने लगता है और हमको पता चलता है कि मारिया के साथ कुछ तो हुआ है। खैर उनके कहने के बाद में इजाबेल बैक करने के लिए निकल जाती है और तभी उससे लूक मिलने आता है, जो कि उससे कहने लगता है कि उसकी माँ काफी अच्छी है, लेकिन इजाबेल की माँ तो खत्म हो चुकी है, और ऐसा वो लूक को बताती है। लेकिन लूक बिल्कुल श्योर था कि दरवाजा उसकी माँ ने ही खोला और उसको वेलकम भी किया। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रेंज बनती जा रही थी। अब वो और लूक नीचे चेक करने जाते हैं तो लूक को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद इजाबेल को अपनी माँ की आवाज आने लगती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मारिया उसको रोकने लगती है, लेकिन इजाबेल नहीं रुकती। ऑब्वियस सी बात है, अपनी माँ से उसे बहुत अटैचमेंट था। वो पास जाकर चेक करती है जहाँ पर उसकी माँ नहीं थी बल्कि वो हेलन फॉस्टर की आत्मा थी, जिसको देखकर इजाबेल और मारिया ऊपर भागते हैं। जहाँ पर इजाबेल तो अपने रूम के अंदर आ गई थी, लेकिन मारिया की हमको सिर्फ चीख सुनाई देती है, और यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में तीसरा और आखिरी चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम था मारिया। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर मारिया अपने पति चक के साथ लाइब्रेरी आई हुई थी, जहाँ पर चक लाइब्रेरी से उस टाउन की हिस्ट्री की किताबें लेकर आया था। अब यहाँ पर मारिया अपने काम के सिलसिले में बात कर रही थी कि तभी चक किताबें लेकर आ गया था, जिसके बाद दोनों कार में बैठ गए। मारिया चक से पूछती है कि अचानक से उसे टाउन की हिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट आ गया, और हमें पता था कि वो टाउन की हिस्ट्री के बारे में क्यों जानना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब होता रहता। खैर अब यहाँ पर ये दोनों ही कार में बैठकर इजाबेल के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद वो घर आते हैं जहाँ पर मारिया अपनी बहन से बात करती है। उसे ये टाउन कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर रुकना ना रुकना इजाबेल के ऊपर डिपेंड करता था। अगर उसे स्कूल पसंद आ गया तो उनको वहीं पर रुकना पड़ेगा। खैर इसके बाद मारिया टाउन से बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और जाते टाइम वो कुछ डिशेस को बीच में जमा हुआ देखती है। उसे लगता है कि ये सब इजाबेल ने किया होगा। खैर यहाँ पर चक टाउन की हिस्ट्री पढ़ रहा था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि टाउन की ज्यादातर स्ट्रीट्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं और जो उनका घर है वो 15 रोज लेन के नाम से जाना जाता था। खैर जाने से पहले मारिया चक को ये कहती है कि क्या वो इजाबेल से बोल देगा कि वो किचन की चीजों के साथ में छेड़छाड़ ना करे, और इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। अब तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर मारिया लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उसके साथ उसका मैनिक्विन भी था। वो अपने दूसरे रूम में जाती है और दोबारा आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका मैनिक्विन पहली वाली जगह पर नहीं था। ये देखकर वो इजाबेल के रूम में जाती है जहाँ पर लूक भी था, और ये वही वक्त था जब लूक और इजाबेल आपस में बात कर रहे थे, यानी कि टाउन के बारे में। तो वो उनसे ये पूछती है कि क्या वो उसके स्टूडियो में आए थे, इस पर वो साफ मना कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर सेम कहानी ही अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू
उसे बताई जा रही थी कि सब यहाँ पर अलग अलग चीजें देख रहे हैं जो कि इसी हेलन फॉस्टर की आत्मा की वजह से हो रहा था। अब यहाँ से सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर एक दिन लाइव स्ट्रीम करने पर वो मैनिक्विन उसे हिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मारिया इस पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो उठकर दूसरे रूम में जाती है। अब मारिया को दूसरे रूम से आवाज आती है जहाँ पर जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो उसका मैनिक्विन खुद पे खुद हिल रहा था। ये सब देखकर वो काफी डर जाती है, जिसके बाद चक और मारिया उस मैनिक्विन को जला देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहस करने लगते हैं और मारिया को यहाँ पर और नहीं रुकना था। और ये वही सीन था जहाँ पर वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि यहाँ से निकलना होगा और कुछ दिनों के लिए वो कैंपस हाउस जाएंगे। जिसके बाद इजाबेल आती है और चक उसे पैकिंग करने के लिए बोलता है। अब सीन बदलता है जहाँ पर इजाबेल लूक के साथ थी कि इसी बीच मारिया किचन में जाती है जहाँ पर उसे दोबारा डिशेस जमी हुई मिलती हैं। उसे एक कागज भी मिलता है जिस पर हेलो मारिया लिखा था। ये देखकर वो काफी डर गई थी कि तभी वो डिशेस अपने आप गिर जाती है, जिससे डर कर मारिया छिप गई थी। तभी ऊपर से हम इजाबेल को आता हुआ देखते हैं जो कि अपनी माँ की आवाज को सुनकर आई थी और लूक तब तक वहाँ से चला गया था। जिसके बाद इजाबेल अपनी माँ की आवाज सुनकर आगे बढ़ती है और तब मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। पर उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि वो उसकी माँ नहीं है। जिसके बाद वो और मारिया ऊपर भागते हैं जहाँ पर इजाबेल अपने रूम में चली जाती है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि मारिया तो बाहर ही थी और मारिया अब दूसरे रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर हेलन फॉस्टर आ गई थी। यानी कि यहाँ पर जो भी इल्यूजन हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हेलन फॉस्टर की आत्मा कर रही थी। जिसके बाद वो उस पर हमला कर देती है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में मारिया इजाबेल के पास में आती है और उसे गले लगाती है, लेकिन यहाँ पर मारिया का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी नाक से खून निकल रहा था, साथ ही साथ उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कई दिनों से सोई ना हो। अब वो उसका चेहरा उसे कांच में दिखाती है, जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर मारिया बीमार थी और इसी बीच उनके घर पर लूक आता है। लूक को पुराना टाउन का मैप मिल चुका था, मतलब कि उन्हें फॉस्टर का घर मिल सकता है। अब वो उनको वो मैप दिखाता है जिसके अंदर जंगल था और एक रोड भी थी और हो ना हो वो घर उसी तरफ होगा। खैर अब इसी बीच बॉनी वहाँ पर आती है क्योंकि उसको मारिया से एक वीडियो शूट करवानी थी, लेकिन मारिया तो बीमार थी इसलिए चक उसे मना करता है। लेकिन मारिया खुद नीचे आकर कहती है कि वो रेडी है। ये देखकर चक और इजाबेल हैरान थे क्योंकि अभी तो वो बीमार थी और उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक से वो ठीक कैसे हो गई। खैर यहाँ पर मारिया बोलती है कि वो लोग फॉरेस्ट रोड को ढूंढने चले जाएं, तब तक वो वीडियो बना लेगी। और ये चीज भी काफी अजीब थी क्योंकि उन्होंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। खैर अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इजाबेल और चक हेलन का घर ढूंढने जाएंगे और लूक इन लोगों के साथ यहीं रुकेगा। और ये लोग यहाँ पर करते भी ऐसा ही हैं। अब एक तरफ ये लोग वीडियो बनाते हैं और दूसरी ओर चक और इजाबेल उस घर को ढूंढने निकल गए थे और उनको वो घर मिल भी जाता है। अब वो लोग उसके अंदर जाते हैं कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीडियो बनाते टाइम मारिया कहने लगती है कि उसकी बेटी एक दिन जब स्कूल से आई तब वो बहुत रो रही थी। उसे बुली करा गया था और उसने सबको लेटर भेजे, उन बुली बच्चों के परिवार को, स्कूल को, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि वो काउंसिल मीटिंग के बीच भी गई थी लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। यानी कि जो टाउन की काउंसिल मीटिंग लैरी किया करता। और यही सारी बातें तो लूक ने बताई थी कि काउंसलिंग के टाइम पर सारे आदमियों के बीच एक लेडी थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि हेलन ही थी। खैर वो वहाँ पर न्याय मांगने गई थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। खैर अब जस्टिस ना मिलने पर उसकी बेटी ने बाथरूम के अंदर खुद को खत्म कर लिया था। और अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि मारिया की बॉडी के अंदर असल में हेलन की आत्मा थी और ये बात लूक को पता चल जाती है। दूसरी ओर घर के अंदर से अब चक को एक लेटर मिलता है जो कि हेलन ने बुली बच्चों के परिवार को लिखा था और यहाँ पर उसको एहसास हो जाता है कि वो घर हेलन का नहीं है बल्कि उन बुली बच्चों के परिवार का है जिन्हें हेलन ने मार दिया। और इस शॉकिंग बात को जानकर वो इजाबेल को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। और अगर ये हेलन का घर नहीं था तो हेलन का घर है कहाँ पर? तो दोस्तों चक का घर ही असल में हेलन का घर है। जी हाँ, और ये बात चक को पता चल गई थी इसलिए वो इजाबेल को जल्दी से आवाज लगाने लगा और यही रीजन था कि इस घर के अंदर हमेशा ये हॉन्टिंग हुआ करती। साथ ही साथ हेलन फॉस्टर की आत्मा उस घर के अंदर इसलिए ही बार बार आया करती थी। खैर अभी मारिया के घर पर यानी कि हेलन फॉस्टर के घर पर लूक मारिया से पूछता है कि उसकी बेटी का नाम क्या था, जिस पर हेलन फॉस्टर की आत्मा बताती है कि उसका नाम मैरी था। यानी कि सच में उसके अंदर हेलन फॉस्टर की आत्मा थी। और अब यहाँ पर हेलन सबके ऊपर हमला कर देती है और सभी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी नहीं बचता। दूसरी ओर चक अपनी बहन को दूर खड़ा देखता है जो कि उसी पोजीशन में खड़ी थी जिस पोजीशन में उसने उसकी ड्राइंग बनाई थी, जिसमें उसके कंधे पर एक हाथ भी था। और यहाँ पर चक जल्दी से इजाबेल के पास भाग कर जाता है लेकिन वो दोनों ही वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली उसने फ्यूचर का विजन बनाया था जहाँ पर वो दोनों इस तरह से खत्म होने वाले थे। और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 825 फॉरेस्ट रोड की कहानी। तो इस मूवी के अंदर हमको एक कर्स टाउन दिखाया गया है जहाँ पर हेलन फॉस्टर की आत्मा थी, यानी कि उसकी स्पिरिट का श्राप था। और हेलन की कहानी तो मैंने आपको स्टोरी में बता ही दी है कि उसकी बेटी मैरी के साथ में गलत हुआ था, जिसके चलते उसने खुद को खत्म कर लिया। और यहाँ पर टाउन वालों ने, स्कूल वालों ने, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी, जिसके चलते उसने खुद को भी खत्म कर लिया। लेकिन इसके बदले में उसने पूरे टाउन को ही श्राप लगा दिया था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग थे वो इस टाउन के अंदर आकर खुद को ही खत्म क्यों कर लिया करते, साथ ही साथ उनको इल्यूजन क्यों हुआ करता था। तो देखो यही तो हेलन फॉस्टर का श्राप था लोगों के ऊपर। और जो कोई भी लोग इस फॉरेस्ट रोड को या फिर इस घर को ढूंढने की कोशिश करते थे तो यहाँ पर हेलन फॉस्टर की आत्मा उनको परस करके खत्म करवा देती। और बात करें कि अगर हेलन फॉस्टर की स्पिरिट चक के घर पर थी तो चक और इजाबेल को किसने मारा था? तो दोस्तों वो उन्हीं लोगों की आत्मा थी जिन्हें हेलन ने मारा। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो लोग भी खत्म हुआ करते थे उनकी आत्मा वहीं पर फंस जाया करती थी, जैसे कि एशली की आत्मा वहाँ फंसी हुई थी। अब उन लोगों को शायद से ऐसा लगा होगा कि वो हेलन फॉस्टर है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, जिसके चलते उन लोगों की आत्मा ने इन दोनों को मार डाला। मतलब कि हेलन जिसको भी खत्म करती है उसकी आत्मा वहीं पर कैद होकर रह जाती है। और यहाँ पर हम लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि वहाँ पर एक लड़के ने खुद को खत्म किया था, जिसके बाद में वहाँ पर हमेशा सेम चीज लूप में चलती रहती, यानी कि जो जैसे खत्म होता था वो वैसे ही लूप में फंस कर रह जाता। कुल मिलाकर हेलन ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो टाउन के लोगों से अपना बदला ले सके। अब यहाँ पर आप लोग ये मत पूछना कि इन लोगों की आखिर गलती क्या थी, ये तो बाहर से आए थे, तो इनकी सबसे बड़ी गलती इस टाउन के अंदर आना ही था। और आपको एक बात और समझ में आई होगी कि हेलन फॉस्टर की जो आत्मा है वो अलग अलग इंसानों को अलग अलग चीजें दिखाया करती थी, जैसे कि यहाँ चक के साथ था, इजाबेल के साथ था या फिर मारिया के साथ में था। साथ ही साथ लैरी ने ये बात भी कही थी कि वो ध्यान रखे क्योंकि वो सबके साथ खेलती है, यानी कि यहाँ पर वो किसी और की नहीं बल्कि हेलन फॉस्टर की आत्मा की ही बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि इस टाउन के अंदर क्या होता है, लेकिन कोई भी इससे बाहर निकल नहीं सकता। इस श्राप को कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्रापित रोड के घर की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन केस आपने अभी तक एक मरमेड हॉरर फिल्म नहीं देखी है, बहुत ही बढ़िया है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए